नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। 1 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्फीयर। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया की जो भी प्रिपेयर्डनेस रही है, खासकर अगर आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करो या फिर स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी अगर बात करो, तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस बहुत हद तक कॉन्टिनेंटल प्रिपेयर्डनेस है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान की बात करो और चाइना की बात करो, जिससे हमारा ऑलमोस्ट एक क्लैश होता नजर आ रहा है नॉर्दर्न स्फीयर में, हमारे हिमालयन बॉर्डर पे। तो वहां पे हम लोग जब से आजाद हुए तब से हमारा जो ऑब्सेशन है वो कॉन्टिनेंटल एरियाज में है। हमने कभी भी अपना मैरीटाइम स्फीयर में इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की उतने एग्रेसिव लेवल पे कोशिश नहीं की है, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चाइना के साथ करंट स्टैंड ऑफ में कॉन्टिनेंटली तो हमने उनको रोक दिया, लेकिन चाइना को टैकल करने के लिए हमारे पास मैरीटाइम स्फीयर में कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ 1 या 2 पॉइंट्स रह गए, उसको देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है ऑन द क्वाड, डिफाइन द आइडिया, चार्ट अ पाथ। देखिए, क्वाड मेंबर्स का जो ग्रुप बना, ये क्वाड मेंबर्स का ग्रुप किस तरीके से बना। 2007 में इस आइडिया को मूव किया गया था जापान द्वारा। यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में इसके हिस्से बनते नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत से लेकर आज तक चीजें क्वाड को लेकर कैसे चली हैं, चाइना का रिएक्शन कैसे रहा है और आज की डेट में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो गई है, किस हद तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या ये क्वाड ग्रुप 4 कंट्रीज में सिमटा रहेगा या आगे भी बढ़ सकता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट आर्टिकल, जस्टिस इन र्यूस। देखिए, रिसेंटली डिसीजन आया जो बाबरी मस्जिद केस में जो लोग भी जिनको चार्ज किया गया था उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इस तरीके के टॉपिक्स को मैं वैसे भी डिस्कस नहीं करता हूँ और एग्जाम पॉइंट से इनकी यूटिलिटी भी काफ़ी कम है, क्योंकि यूपीएससी भी इस तरीके के टॉपिक्स को नहीं पूछती है। नेक्स्ट है द चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। यहाँ पे कोविड-19 की बात की जा रही है। एक सिंपल लॉजिक दिया जा रहा है कि देखिए, सबको पता है फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है, एक दूसरे से दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाना है, ज्यादा एक दूसरे से मिलना नहीं है। उसके बाद भी कोविड-19 के फैलने की खबरें आ रही हैं। पॉलिटिशियंस को कोविड-19 हो रहा है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को कोविड-19 हो रहा है। तो जब इतना कुछ पता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, तो कोविड-19 को इतने बड़े लेवल पे फैलने से रोका क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे लोगों से एक हेल्थ बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये जो हेल्थ बिहेवियर है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। और ह्यूमन बिहेवियर बहुत हद तक एक पर्सन की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको हेल्थ बिहेवियर को बदलना है तो ह्यूमन बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, तो आपको लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को बदलना पड़ेगा और वो बदलना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, वो भी देखेंगे। फिर एक और आर्टिकल है, इज वन लैंग्वेज इनफ। अब ये आर्टिकल में वैसे तो इन्होंने हिंदी के अगेंस्ट बात की है। इन्होंने बोला कि देखिए, हिंदी को किसी पे इम्पोज नहीं करना है, बट कुछ बहुत कॉन्क्रीट पॉइंट्स दिए नहीं है यहाँ पे। मैम जिन्होंने इन आर्टिकल को लिखा है, इस आर्टिकल को लिखा है माधवी श्रीनिवासन जी ने। ऐसा लग रहा है कि बस लिख सा दिया है, हिंदू के पास कोई और आर्टिकल था नहीं तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखवा दिया। ओके, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर लीविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड। यहाँ पे कोविड-19 के लॉकडाउन के लगने के बाद वुमेन की जो हालत है वो और खराब होती नजर आ रही है। इसके कुछ रीजंस बताए गए, जैसे कि हमारे देश में वुमेन की शादी जल्दी हो जाती है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं। कभी कभी एक बहुत कम उम्र की लड़की की शादी एक बड़े बड़े उम्र के आदमी के साथ हो जाती है, तो जो एज गैप होता है वो एज गैप बहुत ज्यादा होता है। तो पति जल्दी मर जाता है, बच्चे शहरों में जॉब करने चले जाते हैं और जो रूरल इलाकों में वो जो ओल्डर वुमेन है उसको अकेला रहना पड़ता है, तो उसके सामने बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है। और ऐसे समय पे आ गया कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये वुमेन्स क्या करें, इनके लिए क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उनको कैसे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लोगे, चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हो मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आ जाते हैं पहले आर्टिकल पे। टाइम टू शिफ्ट फोकस टू मैरीटाइम स्फीयर, इंडियाज ऑब्सेशन विद कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजीज हैज यील्डेड अनफ्लैटरिंग रिजल्ट्स, नो सिक्योर बॉर्डर्स और डेटरेंस स्टेबिलिटी। अब देखिए, हमारी कंट्री जो है वो ट्रेडिशनली ऑब्सेस रही है। अगर कोई वॉर होता है या फिर अगर कोई पीस करना है तो वो लैंड बॉर्डर्स के टर्म्स में देखा जाता है। आपको मैं बता दूं, अभी से 2 से 3 साल पहले, इनफैक्ट ये चाइना के स्टैंड ऑफ जो हुआ है ना, उससे पहले भी जो एलएसी थी ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी ना, इसको नॉर्मली पीसफुल माना जाता था। थोड़े बहुत इवेंट्स होते रहते थे बट ओवरऑल ये एलएसी पीसफुल थी। वेस्टर्न एंड जो है हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ है, वहां पे सीज फायर वॉल्यूशन होते रहते हैं।
और एक वॉर की सिचुएशन सी बनती नजर आती रहती है। तो हमारी जो अप्रोच रही है इंडिपेंडेंस से वो कुछ इस तरीके से रही है कि वॉर होगा ना तो जमीनी रास्ते से होगा, मैरीटाइम रास्ते से होगा नहीं। आज की डेट में ये जो स्ट्रेटजी रही है हमारी वो फेल होती चली जा रही है, क्योंकि नॉर्दर्न हिमालयन एंड पे पाकिस्तान और चाइना दो ऐसी कंट्रीज निकल के आ रही है जिनके साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिल्कुल सॉल्व होते नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, इंडिया कभी भी अग्रेसिवली जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हथियाने के लिए पेटिशन नहीं करता है, कभी भी एग्रेसिवली अक्साई चीन जो कि चाइना ने हमसे छीन रखा उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश नहीं करता है। इंडिया का सोल फोकस क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को सुधारें, हम अपने आप को ताकतवर बनाएं, क्योंकि इंडिया जानता है कि चाइना आज की डेट में जो इतना ताकतवर होकर बैठा है, यूएसए आज की डेट में जो इतना ताकतवर होकर बैठे हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश जो आज के देश में इतना ताकतवर होकर बैठे हैं, वो अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर के दम पे बैठे हैं। तो इंडिया भी यही करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इंडिया इन सब चीजों को अवॉइड कर रहा था। बट इंडिया अवॉइड कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान और चाइना अवॉइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का तो वन पॉइंट एजेंडा रहता ही है कि इंडिया के अगेंस्ट बोलना, खासकर जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद और बोलने लगा है। और चाइना ने अब जो लद्दाख में किया है वो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू बन के इंडिया के सामने आया है। एलओसी पे पाकिस्तान के साथ लगातार सीजफायर वायलेशंस हो रहे हैं, लगातार खबरें आ रही कि पाकिस्तान टेररिस्ट को इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर सीप इन करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपनी तरफ से पुश मार रहा है और पूरे चांसेस है कि बैक एंड में पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे अपनी इस एक्टिविटी को। उसके आगे अगर बात की जाए तो किसी भी तरीके का डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, बैक ट्रैकिंग नहीं हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो करंट पोजीशन है, जैसे कालाटाप पे इंडियन सोल्जर्स चढ़े हुए हैं और जो आपकी नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे जहां पे इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती है वहां पे चाइना वाले घुस के इंडियन फोर्सेस के पेट्रोलिंग पैटर्न को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये विंटर में जाने वाला है। और विंटर में गया तो जान माल का नुकसान होगा, दोनों तरफ से सोल्जर्स मरेंगे, क्योंकि विंटर में जो टेम्परेचर्स हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चले जाते हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। और रीजन ये कि इंडिया के पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऑथर यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा है। हिमालयाज में एक हाई स्टेक्स गेम चल रहा है, हिमालय में जितना हद तक चाइना कर सकता है कर दिया, वो आगे और पुशबैक नहीं कर सकता। इंडिया भी अब एक लिमिट पे आ गया कि इंडिया के लिए भी अब पुशबैक करना मुश्किल हो गया है। तो अब करें क्या? यहां पे इंडिया के पास मैरीटाइम स्फीयर में कोई डोमिनेंस नहीं है। हमारी जो नेवी है वो चाइना के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और कुछ और हमारे नियर जो हमारे जो आसपास की नेबरहुड है वहां पे भी कुछ चीजें हो रही, जैसे अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स निकलने के चक्कर में। कभी यूएस जब अफगानिस्तान में था तो कहीं ना कहीं जो इंडियन एसेट्स हैं अफगानिस्तान में वो सिक्योर थे। एक बार यूएस गया तो तालिबान वहां पे डोमिनेंट हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान में 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। इंडिया भी इन्वॉल्व रहेगा लेकिन इंडिया की मिलिट्री डिप्लॉयड नहीं है वहां पे। तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया का एक इन्फ्लुएंसर बनता नजर आएगा यूएस के जाने के बाद। यूएस के जाने के बाद एक्चुअली क्या होगा ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अनकन्वेंशनल है, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज पक्की है कि जो इंडिया का नॉमिनल बिजनेस इंटरेस्ट है ना वो यूएस की फोर्सेस के रहते थोड़े सेफ गार्डेड है, यूएस के जाने के बाद थोड़े खतरे में आ सकते हैं। और चूंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस खराब हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चूंकि इस समय पे पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो हमारा कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर भी नहीं बन रहा अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया पहुंच के जो बिजनेस करने वाली डील है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रक्टिफाई होती नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे ऑथर कुछ सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ऑथर बता रहे हैं कि इंडिया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जो हॉटलाइन है उसको पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट कर सकता है और पाकिस्तान के साथ अलग से बात करने की कोशिश कर सकता है, बट न्यू दिल्ली ऐसा नहीं कर रहा है। देखिए हैप्पीमैन जैकब जी ने ये व्यू पॉइंट दिया है वो मेरे हिसाब से साइड बैठने वाला है नहीं। इससे पहले न्यूमरस इंस्टेंसेस में इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत बार बात करने की कोशिश की और ये कोशिश करने की कोशिश की है कि भैया पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रहें। लेकिन पाकिस्तान शायद इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना, अपने साइंस एंड टेक पे ध्यान देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी आर्मी पे ध्यान देना और एक एंटी इंडिया रेटोरिक प्रोपोगेंडा चलाना जो कि पाकिस्तान अक्सर कर चलाता रहता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली न्यू दिल्ली भी अब ये समझ चुका है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे और कल की डेट में फिर से वो कोई ना कोई पुलवामा जैसा अटैक करवा देंगे। तो एक एग्रेसिव ऑफ स्टैंस रखना चाहिए हमें पाकिस्तान के खिलाफ। ये बोला ये जा रहा है कि यहां पे इंडिया को मैरीटाइम स्फीयर में घुसने की जरूरत है। क्यों? देखिए जब इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ हिमालयाज में, तो हिमालयन क्लैश को लेके जो यूरोपियन पावर्स हैं और जो अमेरिकन पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है।
सब अपना अपना मतलब निकालने को लगे हैं। तो फ्रांस भले बता रहा है कि हमारी इंडिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बट एक्चुअली में वो हमको अपने फाइटर जेट्स बेच रहा है जिससे उनको पैसा मिलता है। कोई हमारे लिए धर्म बांट नहीं कर रहा है कोई। तो हिमालयन वॉर गेम को अगर देखा जाए, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हिमालयाज को देखा जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है यूरोपियन पावर्स ने और यूएसए ने, और बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुए। वहीं पे साउथ चाइना सी में जब 9 डैश लाइन को दिखा के चाइना अपनी ताकत को एक्सर्ट करने की कोशिश करता है, तब सारी यूरोपियन और यूएसए की पावर्स वहां पे कूद जाती हैं, क्योंकि उनके वहां पे इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से इंडिया को यह समझना चाहिए कि हमारी जो नेवी है, हम उस नेवी को स्ट्रांग करें और चाइना को थ्वार्ट करने की कोशिश करें मैरीटाइम एरियाज में। मैरीटाइम एरियाज में जब हम चाइना को थ्वार्ट करेंगे और जब हमारी नेवी चाइना की नेवी पे प्रेशर डालेगी, तब चाइना को हम चेकमेट कर सकते हैं हिमालयाज में। वो एक अलग बात है कि अगर हम नेवी के थ्रू चाइना के मैरीटाइम एसेट्स पे थ्वार्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं अटैक करने की बात नहीं कर रहा हूं, थ्वार्ट करने की, तो उस केस में हो सकता है चाइना की हिमालयन रीजन में हम पे और प्रेशर डाले। लेकिन इंडिया के पास मैन्यूवरिंग पावर ज्यादा होगी, डिप्लोमेटिक पावर ज्यादा होगी। इंडिया यहाँ पे कुछ बातें अपनी एक अलग एंगल से चाइना के सामने रख सकेगा, और इंडिया ऐसा कर सकता है। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखो तो इधर है अरेबियन सी और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बाद बहुत पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू मैक्सिमम ट्रेड निकलता है चाइना का। तो इंडिया के पास बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन एक डेवलप्ड नेवी नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए, जो कि इंडिया को बहुत इमरजेंसी बेसिस पे तैयार करने की जरूरत है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया और काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स में तो जितना हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं हमने कर दिया है। कहीं ना कहीं मैरीटाइम कैपेबिलिटी हमारे पास कम है, जो कि अगर हम डेवलप करें तो चाइना को हम और इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। ये बातें यहां पे बोली गई दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ। ठीक है, तो ये भी एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है। विजय गोखले साहब ने लिखा है, ये पहले फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, और जर्मनी और चाइना के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो पॉइंट्स लिखेंगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई देखिए, सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग जापान में होने वाली है क्वाड की 4 कंट्रीज की। शिंजो एबे जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान अब नहीं है, जिन्होंने क्वाड की स्थापना की वही अब नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। 2007 में क्वाड के आइडिया को लेके आया गया था, जिसमें यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे। लेकिन 2007 का जो टाइम था दोस्तों, वो एक बहुत अलग टाइम था, और आज का जो टाइम है वो एक बहुत अलग टाइम है। दोनों टाइम्स में जमीन आसमान का फर्क है। 2007 के समय में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई थी। अमेरिका अभी भी अपने आप को बहुत ताकतवर फील करता था, एक तरीके का यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ था जहां पे अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर था। अमेरिका चाइना को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर समझता था। कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता था कि चाइना के साथ जो हमारे अच्छे रिश्ते हैं उसके चलते हम बहुत सारे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। जैसे चाइना के साथ अच्छी रिलेशन बना के हम नॉर्थ कोरिया के इशू को टैकल कर सकते हैं, ईरान के इशू को टैकल कर सकते हैं, वॉर एंड टेरर के इशू को टैकल कर सकते हैं। तो ये सब थॉट प्रोसेस चलते थे आपके यूएसए में। यूएसए में कुछ एक ऐसा तबका भी था जो हमेशा इस बात पे वार्न करता था कि चाइना के साथ एक जरूरत से ज्यादा दोस्ती अमेरिका के लार्जर इंटरेस्ट में अच्छी नहीं है, बट उन आवाजों को किसी ने सुना नहीं। अब चाइना बड़ा बन रहा था, अमेरिका की सारी सप्लाई चेन्स चाइना में थी, तो चाइना और अमेरिका में काफी अच्छी इकोनॉमिक रिलेशंस थी। आप देखो, काफी हद तक जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के साथ बहुत हद तक इकोनॉमिकली कनेक्टेड थे, और इंडिया तो ग्रो कर रहा था, तो इंडिया का तो अपीसमेंट पॉलिसी थी ही। बहुत सालों से हम लोगों ने एक अपीसमेंट पॉलिसी को पकड़ रखा है चाइना के अगेंस्ट। बहुत सालों से हम लोगों ने सीधे सीधे अक्सई चिन के इश्यू को बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में नहीं उठाया, चाइना को अपीस करने की कोशिश की। तो ये सब चीजें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। अब आप देखो कि इस बीच में क्वाड का एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, बातचीत होती है कि चलो भाई क्वाड हम लोग स्थापित करते हैं। जैसे ही इस क्वाड के स्ट्रक्चर को स्थापित करने की बात की गई, चाइना का एक श्रिल रिएक्शन आया। तो 2007 में जब पहली बार ये आइडिया निकल के आया, और उस समय पे आइडिया एक मिलिट्री आइडिया था भी नहीं, वैसे ही चाइना ने बोला कि ये जो 4 कंट्रीज मिलकर ग्रुप बना रही हैं, ये एक तरीके का नाटो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जहां पे यूएस और यूरोप की बहुत सी कंट्री शामिल है, टर्की जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। और नाटो का मतलब क्या होता है कि किसी एक कंट्री पे अटैक मतलब सब पे अटैक, तो सब मिलके उसको मारने लगेंगी। कुछ कुछ हद तक क्वाड को भी चाइना ने इस तरीके से बताया। तो जब चाइना का ये हाइपर रिएक्शन आया, तो बहुत सारी कंट्रीज क्वाड से पुल बैक करने लगी। ऑस्ट्रेलिया पुल बैक करने लगा, इंडिया भी बहुत ज्यादा उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि क्या चाइना को नाराज करें, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना से। और उस समय पे आप देखो यूएस बहुत सारे फ्रंट्स पे
इंगेज था, ईरान के साथ इंगेज था, अफगानिस्तान के साथ इंगेज था, रशिया के साथ इंगेज था। और इस समय पे चाइना अपनी नेवल पावर को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, और कहीं ना कहीं जो चाइना का जो मैसिव नेवल डिप्लॉयमेंट था उस पर अमेरिका का ध्यान ना जाए, ये भी चाइना कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट निकल के आएगा 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो देखिए आपको ये 9 डैश लाइन नजर आ रही है, यहां से ये लाल वाली 9 डैश लाइन चल रही है, ओके, और ये पूरी यहां तक जा रही है। यानी इसके बीच का जो भी हिस्सा है, चाहे वो स्प्रैटली आइलैंड हो, चाहे वो पैरासेल आइलैंड हो, चाहे वो स्कारबोरो शोल हो, वो चाइना का हो गया, ऐसा चाइना का बोलना है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्प्रैटली आइलैंड है, ये स्कारबोरो शोल है। स्कारबोरो शोल कितना पास है फिलीपींस के, तो यहाँ पे जो जापान, आपकी फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज बोल रही हैं कि भैया स्प्रैटली, पैरासेल, स्कारबोरो हमारा भी है। और ये जो नीली रंग की डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है ना, ये आपकी जो यूनाइटेड नेशंस का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। अगर बात की जाए, वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना तक आता है, चाइना का यहां तक आता है। तो ऑब्वियसली बात है, स्कारबोरो शोल और बहुत सारे पैरासेल आइलैंड्स आपके चाइना के जो आप कह सकते हो कि ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन चाइना ने कंसेप्ट ले आया 9 डैश लाइन का और ये बोला कि भैया इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो हमारी हैं। अब ऑब्वियसली बात है, उनक्लोज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, उसका जो टेरिटोरियल वाटर्स, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो जो पूरे के पूरे आइडियाज को डेवलप किया गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन को डेवलप किया गया, वहां पे चाइना सीधे सीधे रिजेक्ट कर दे रहा, बोल रहा नहीं भाई, ये 9 डैश लाइन के हिसाब से चीजें होंगी। और केवल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये नहीं बोलता है दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आपका ताइवान है वो भी यही बोलता है। तो एक चीज पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक दूसरे के साथ हैं कि भैया ये पूरी पूरी 9 डैश लाइन, और थोड़ा इसको आगे बढ़ा के 10 डैश और 11 डैश भी बहुत जगहों पे किया गया है, बोला गया कि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो हमारा होगा। अभी यहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। फिलीपींस का जो लैंड है, वियतनाम का जो लैंड है, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और एक दो बार तो वियतनाम की जो बोट्स हैं उनको भी डुबा दिया चाइना ने इस एरिया में। तो इस इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है चाइना, मतलब बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली एक्टिव है। फिर चाइना ने इंडियन ओशन में अपने एसेट्स को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। जो जिदीबूती नाम की जो कंट्री है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक ओवरसीज बेस है चाइना का, जहाँ पे चाइनीज की मिलिट्री डिप्लॉयड है। अभी दिजीबूती नाम की जो जगह है गल्फ ऑफ एडन के बगल में, इसकी कंट्रीज को देखो तो आपको नॉर्थ की तरफ दिख जाएगा इरिट्रिया, वेस्ट की तरफ दिख जाएगा इथोपिया, साउथ की तरफ दिख जाएगा सोमालिया। ओके, आप मुझे बताओ यहाँ पे जो यमन है, ये जो स्ट्रेट है इसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट? ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब बात की जाए कि जब हम लोगों ने क्वाड की बात की, मतलब 4 कंट्रीज ने मिलकर क्वाड की बात की, तो अब ये बोला जा रहा है कि जो चाइनीज है ना, वो बातों को घुमा फिरा के उल्टी सीधी तरीके से दिखाने में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जैसे ही क्वाड की बात की गई, चाइना ने क्वाड को इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दिया। अब समझिए क्वाड और इंडो पैसिफिक में क्या फर्क है। इंडो पैसिफिक को आप इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से जोड़ सकते हो, और इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं सब इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्वाड जो कि एक 4 कंट्री का ग्रुप है, और इंडो पैसिफिक जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की सारी कंट्रीज एक प्रोएक्टिव स्टेक होल्डर की तरह इन्वॉल्व हो सकती हैं, इन दोनों को एक करके चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही। तो एक तरीके की प्रोपोगेंडा मशीनरी चलाता है, जिसमें चाइना बोलता है कि ये चाइना कंटेनमेंट थ्योरी है, चाइना को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाइना दबेगा नहीं, आगे आएगा, इस तरीके की चीजें चालू रहती हैं। ओके, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? द क्वाड नेशंस नीड टू बेटर एक्सप्लेन that the Indo-Pacific vision is an overarching framework that is being discussed in a transparent manner with the objective of advancing everyone's economic and security interest। यानी कहीं ना कहीं ये जो क्वाड नेशंस हैं, इनको ये दिखाना जरूरी कि जो इंडो पैसिफिक विजन है ये किसी कंटेनमेंट के लिए नहीं है, किसी भी तरीके की मिलिट्री कंटेनमेंट की तरह नहीं है। इस रीजन में जितने इकोनॉमिक और दूसरे इंटरेस्ट है लोगों के, उनको आगे ले जाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट आ गए, और कहीं ना कहीं चाइना के चलते लोगों की सिक्योरिटी थॉट हो रही है, वियतनाम की सिक्योरिटी थॉट हो रही है, फिलीपींस की सिक्योरिटी थॉट हो रही है, इंडिया के हिमालयन रीजन की सिक्योरिटी थॉट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अब ये जो क्वाड कंट्रीज हैं वो इस क्वाड को मिलिटराइज करना चाहती हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट में हैं यहाँ पे। तो कोई भी क्वाड को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा है कि चाइना अग्रेशन कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट हिमालय में, सब लोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि पॉसिबल
फ्यूचर में अगर चाइना का एग्रेशन होता है किसी और कंट्री के अगेंस्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, तो उसको काउंटर किया जा सके। अब एक और यहां पे फैसेट निकल के आता है कि अगर क्वाड जैसा ग्रुप यहां पे बन रहा है तो क्या चाइना ने कोई ऐसा ग्रुप बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है। 2016 में चाइना ने स्टैब्लिश किया था क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, किसके साथ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ। और रिसेंटली एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ भी डेवलप किया है। तो जब इस तरीके के एग्रीमेंट्स चाइना खुद साइन कर रहा है तो क्वाड से उसको क्या प्रॉब्लम है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट यहां पे निकल के आता है। अब अगर आप क्वाड कंट्रीज की बात करो, 4 क्वाड कंट्रीज की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं कोरोना के चलते, और ग्लोबल इकोनॉमी भी फॉल्टर कर रही है। पूरे रीजन की, यानी इंडो पैसिफिक रीजन की जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब आप एक और फैसेट देखो, चाइना और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो शायद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आ जाए। चाइना तो चाह ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाए। बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं इसके, इस आर्टिकल के, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, कहीं ना कहीं स्क्वाड ग्रुपिंग को इस तरीके से चीजों को डिस्प्ले करना चाहिए कि चाइना को बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस नजर ना आए। कहीं ना कहीं नीडलेस प्रोवोकेशन ऑफ चाइना शुड बी अवॉइडेड। जबरदस्ती चाइना को नाराज कर से कोई नुकसान नहीं है, अनटिल अनलेस उसका सीधा सीधा फायदा किसी को ना हो रहा हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप उनको छेड़ोगे उतना ही ज्यादा वो और पोक करेंगे, और ज्यादा एग्रेसिव करेंगे। तो एक कैटास्ट्रॉफिक, और कह सकते हो ना कि एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट निकलेगा गुस्से का, बैक ट्रैकिंग का, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने का, जिसका कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। और इस चीज को एड्रेस करते हुए जब यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हुआ 31 अगस्त को, तो जो यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टेफन बीगन, इन्होंने बोला कि मेकिंग श्योर दैट ऑल कंट्रीज वर मूविंग एट द सेम स्पीड। यहां पे देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज अ प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म शुड ऑल्सो सर्व नेशनल इंटरेस्ट. You also suggested that other countries might be invited to join in the future. This too is welcome. India has many other partners in Indian Pacific. यानी कि ये जो क्वाड की ग्रुपिंग बन रही है, इस क्वाड की ग्रुपिंग में जरूरी नहीं है कि ये 4 कंट्रीज ही इन्वॉल्व रहेंगे। आगे की डेट में इंडो पैसिफिक रीजन की बहुत सी कंट्रीज आके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, अफ्रीका के ईस्टर्न एज पे बहुत से नेशन हैं। ये सब क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं समय समय के अनुसार, बशर्ते सबके नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो, ओवरऑल जो रीजन के सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो वो भी पूरे हो। ओके, तो अच्छा, इस क्वाड से और बहुत सी चीजें करी जा सकती हैं जिसको कोई नुकसान ना हो, जिस चीज से किसी को भी कोई नुकसान ना हो। जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया जा सकता है, डिजास्टर रिलीफ किया जा सकता है, अगर कोई वेसल फंस गया तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है, तो क्लाइमेट चेंज को एक साथ लड़ने के लिए भी चीजें करी जा सकती हैं। तो कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि इस क्वाड ग्रुपिंग को एक एंटी चाइना ग्रुपिंग दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना को भी रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है। अगर चाइना रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेगा तो ये जो क्वाड का मिलिटराइजेशन है वो तो होना ही है, वो इनएविटेबल है। यूएस ने तो एक डिफेंस पैक्ट तक की बात रख दी कि इंडिया यूएस के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर ले तो कल की डेट में इंडिया पे अटैक होगा तो वो यूएस पे अटैक माना जाएगा। तो इस तरीके की, तो जितना ज्यादा यहाँ पे चाइना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा उतना ही एग्रेसिव बिहेवियर बाकियों की तरफ से भी आने वाला है, यानी इंडिया, यूएस, इन सब चीज कंट्रीज की तरफ से भी आने वाला। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, ये तो अब टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से चीजें आगे निकलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आर्टिकल है द चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। मैथ्यू जॉर्ज जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। मैथ्यू जॉर्ज जी प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हेल्थ बिहेवियर के बारे में बताया गया। हेल्थ बिहेवियर की बात की जाए तो हमारे हेल्थ बिहेवियर में क्या होता है कि हम खाना क्या खाते हैं, कितने दिन में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना सोते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं, मतलब ये सब चीजें, मतलब हमारी हेल्थ प्रैक्टिस कैसी है। अभी इस हेल्थ प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है पैंडेमिक के टाइम पे। क्योंकि जब पैंडेमिक आया तो भैया इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप कैटास्ट्रॉफिकली और रेवोल्यूशनरी तरीके से अपने हेल्थ बिहेवियर को बदल दीजिए। जरूरत भी थी, अभी कोविड 19 के साथ डील करना है तो हेल्थ बिहेवियर बदलना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा कोविड 19। लेकिन जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो सबसे बड़ी कमी है इस रीजनिंग में, वो ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, आपने हेल्थ बिहेवियर को ऑल्टर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल के ऊपर डाल दी। लेकिन क्या आपने उसको ये चांस दिया कि वो अपने डेली लाइवलीहुड को चेंज करने का ऑप्शन भी उसके पास? एक पर्सन
जो दो मर्रा की रोटी खाने के लिए तरस रहा है इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ये प्रॉब्लम है। लोग इस बात से परेशान हैं कि भैया घर में राशन कैसे आएगा, बिल कैसे पे करेंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, फीस कहां से देंगे। तो ये सब चीजें लोगों के दिमाग में रहती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को कमाना है। अभी या तो आप उनको कमाने के ऑप्शंस दे दो, वो है नहीं लोगों के पास, तो कमाने के ऑप्शंस उनके पास है नहीं, और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो हेल्थ बिहेवियर को चेंज करने पे, यानी आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल पे निकाल रहे हो, और जो कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो भाई सीधे सीधे ये बोलेगा ना कि भाई हम अपना खाना पीना तो पहले देखें। आप देखिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो चैलेंज है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के सामने, और ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स भी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री की वो प्रोफेशनल्स भी हैं, वो मिनिस्टर्स भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो हेल्थ पॉलिसी को बनाते हैं। जो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है वो भी इस पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि पहले तो आप देश में उन सोशल ग्रुप्स को और उन कम्युनिटी लेवल के लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं इस डिजीज पे, और उनकी आप टेस्टिंग करिए। अगर आपको कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना है तो इस सिस्टमैटिक सर्वेलेंस होना चाहिए, और सिस्टमैटिक सर्वेलेंस में आपको उन सोशल ग्रुप्स को, उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है कोविड-19 के। और हम लोग करते क्या है, हम लोग देखते हैं कि भैया सिम्टम किसको हुए, तो सिम्टम हुए उसकी टेस्टिंग करो। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहा है ऑथर, और ये पॉइंट इसका इतना जबरदस्त लगा है ना। देखिए क्या लिख रखा है, इट इज दिस क्लासिक पब्लिक हैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एट an at-risk population that calls for an anthropological understanding of human lives, for which understanding risky health behavior becomes unattainable. Laboratory tests only categorize population positive and negative. These can be matched with those with risky health behavior and non-risky health behavior. देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज तो कोविड-19 की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। कोविड-19 की टेस्टिंग हम लोग किस हिसाब से कह रहे हैं, भैया जिसको सिम्टम आ गए उसको आप देख रहे हो कोविड-19 है कि नहीं है। अरे आपको उन सोशल ग्रुप्स को चेक करना है जो इस मजबूरी में है कि भैया भले ही कोविड-19 का लॉकडाउन लगा हुआ है तब भी हमको बाहर निकलना है, तब भी हमको धंधा पानी करना है, नहीं तो घर में पैसा कैसे आएगा। उस कैटेगरी के लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनकी टेस्टिंग करिए, उनको अगर प्रॉब्लम है तो क्वारंटीन करिए। आप सीधे सीधे जिन लोगों को सिम्टम होंगे उनको बोलोगे कि डॉक्टर के पास जाके पहले पर्चा लो, फिर जाके टेस्ट कराओ, 7 दिन बाद तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट आ रही है सरकारी हॉस्पिटल में, तब तक तो पता नहीं कितने लोगों को वो कोविड-19 कर चुका होगा। तो ये बोला गया कि दीज कैटेगरीज आर फर्दर लिंक्ड विद टू देयर लाइवलीहुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रूशियल फॉर देयर इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ एक्शन। एक और बात, जिसको पता चल गया कि भाई इसको कोविड-19 है, ठीक है ना, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 है बट पता नहीं चल रहा है, उनकी जो डेली लाइवलीहुड है, उनके लाइवलीहुड में वो क्या करते हैं, उनका एग्जैक्ट काम क्या है, क्या उनके काम में ये है कि उनको बाहर निकलना ही है, लोगों से मिलना ही है। तो यहां पे कोविड-19 को रोकने के लिए जो लेबोरेटरी टेस्ट पे और टेस्टिंग पे, क्वारंटाइन पे जो ज्यादा फोकस दिया गया है, उसके बजाय लोगों के बिहेवियर को, हेल्थ बिहेवियर को ऑब्जर्व करना जरूरी था। और खास बात दोस्तों ये बोला गया है कि जो लोगों का हेल्थ बिहेवियर है ना, वो उनके ह्यूमन बिहेवियर का एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर उनका किसके बेसिस पे होगा, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो अगर उनका ऑक्यूपेशन बोलता है कि नहीं बाहर निकलना है, जैसे मैं 2-3 लोगों को जानता हूं, अभी उनका लॉजिस्टिक्स का काम है, अभी वो बाहर निकले, ठीक है, ट्रकों पे सामान लदाना, ट्रकों से सामान अनलोडिंग करवाना, डॉक्स पे जाके चढ़ाना, उनको कोविड-19 हो गया, ठीक है। वो बोल रहे सर हमारा काम ही ऐसा है, हम क्या करें, घर बैठ जाएंगे तो कमाई बंद हो जाएगी। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्शन ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी। व्हेन लैबोरेटरी टेस्ट दैट आर meant for clinical practice becomes the starting point, and when guidelines state that only those with symptoms be tested, this does not prevent the spread of the disease। अब आप समझ गए होंगे कि भैया अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने उसकी टेस्टिंग कर रही है और लेबोरेटरी टेस्टिंग को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हो कोविड-19 की डीलिंग का, तो वो बिल्कुल ही फ्लॉड अप्रोच है। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो लोग जो ज्यादा निकलते हैं घर के बाद, वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जिनको बाहर निकल के काम करना ही करना है, लोगों से मिलना ही मिलना है, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको रोको। ना कि आप पहले इंतजार करो कि किसी को सिम्टम होंगे, फिर उससे बोलो कि जाके तुम एक प्रेस्क्रिप्शन लो, फिर कोविड-19 का टेस्ट कराओ। दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि तब तक जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है वो इतने लोगों को कोविड-19 कर चुके होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखा ना। In other words, the approach to tackle COVID-19 allows by design silent transmission of the disease within population। हमारी जो करंट अप्रोच है वो अलाउ कर रही है कोविड-19 के ट्रांसमिशन को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिस्की पॉपुलेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करके टेस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। हम तो टेस्टिंग भैया सिम्टम्स के हिसाब से कर रहे हैं, जो अप्रोच ही फ्लॉड है। तो भाई लोगों को पता है कि उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है,
मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है, इन सब चीज़ों से डिजीज़ का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तब भी आप अक्सर को सुनते रहते हो पॉलिटिशियंस को, सेलिब्रिटीज़ को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, उनको कोविड-19 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की एक लिमिट है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की। तो एक लिमिट से ज्यादा वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे और उसके चलते आपका जो वायरस है वो वायरस फैल रहा है। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया है, रिलेटेड टू दिस इज द फैक्ट दैट इफ देयर इज सक्सेस इन कंट्रोलिंग एन एपिडेमिक द क्रेडिट गोज टू साइंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट, whereas there is failure to control the epidemic the blame is placed on the people। कहना है क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोविड-19 के फैलाव को कहीं पे रोक दिया गया तो भाई उसका क्रेडिट किसको जाएगा? अरे भाई साइंस ने कर दिया, इंस्टीट्यूशंस ने काम कर दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए एपिडेमिक नहीं रोका गया तो लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाएगी, बोला जाएगा कि लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अरे भाई लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं, अरे फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई कैसे करेंगे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग? उनका तो ह्यूमन बिहेवियर है ना, और उनका ह्यूमन बिहेवियर उनके ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड है। तो जिसको नौकरी करनी है, अपने लिविंग और वर्किंग कंडीशंस में जाना है, वो क्या कर सकता है? अभी एक ऑफिस में एक पर्सन गया, वहां पे सेंट्रलाइज्ड एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी में अगर 100 लोग हैं उस ऑफिस में, एक को भी कोरोना पॉजिटिव है, उसको पता नहीं है, सिम्टम्स नहीं आ रहे, उस एक से 20 और को हो गया, तो बाकी 20 की क्या गलती थी? उनको तो ऑफिस जाना था ना, मजबूरी थी भाई, सैलरी कमानी थी, वो घर पे बैठना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके ऊपर आप कैसे इल्जाम डाल सकते हो? वो तो खुद विक्टिम है यहाँ पे। तो बात यह है कि behavioral change take place when society is organized in such a way that there is no option to engage in risky unhealthy behavior by virtue of one's occupation or social position। यानी कि अगर मान लीजिए कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया और लोगों के पास ये ऑप्शन है कि उनको बाहर ना जाना पड़े, लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो रिस्की सेटिंग में ना जाएं, अनहेल्दी बिहेवियर ना करें, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको अपना काम करना ही है, उनकी सोशल पोजीशन ऐसी है कि उनको बाहर निकलना ही है। तो पॉलिटिशियंस को जनता के बीच में जाना ही है, एक्ट्रेसेस को बाहर निकलना ही है, एक्टर को बाहर निकलना ही है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको बाहर निकलना ही है। अभी कल की डेट में एसडीएम बोल दे यूपी में कि भाई मैं अपने ऑफिस में नहीं आऊंगा, काम नहीं करूंगा, तो लोगों का तो काम रुक जाएगा, गरीबों को कौन सेवा देगा भाई? जो जितने भी आपके यूपी में ग्राउंड लेवल पे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कल ही मेरी एक नायब तहसीलदार जी से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि अरे भाई ऑफिस तो जाना ही पड़ रहा है, काम तो करना ही पड़ रहा है। तो इस तरीके के लोग ऑफ घर से बाहर निकलेंगे नहीं क्या? इनको तो काम करना है ना भाई, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो कुल मिला के आप बिहेवियरल चेंजेस को तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप ऐसी सोशल कंडीशंस लेके आओ जहां पे एक पर्सन अफोर्ड कर सके कि हाँ भाई हमको बाहर नहीं निकलना है। अभी गवर्नमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो ज्यादातर स्टेट्स ने जब इस लॉकडाउन के चलते कोविड के फैलाव को रोकने के लिए क्या लगा दिया, क्या इन्वोक कर दिया? एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। और पुलिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया लोगों को चेक करो। अभी पुलिस कैसे चेक करेगी? या तो जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लोगों को प्रीच करेगा, उनको बोलेगा कि अरे भैया बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। अब पुलिस जाके उनको राशन तो दे नहीं रही है, अधिकारी जाके उनको राशन तो दे नहीं रहे, घर पे उनके काम की चीजें तो दे नहीं रहे, बस प्रीच कर रहे हो आप बाहर से खड़े होकर कि नहीं भाई ये मत करो, वो मत करो। क्या उससे कुछ होने वाला? नहीं होने वाला है। दूसरा, पुलिस अपनी पे उतारा है, लोगों को मारने पीटने लगे, फियर ऑफ पनिशमेंट आ जाए, जेल में डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर 500 का चालान मार देंगे, डंडे मारने लगे, जो कि होने लगा था लॉकडाउन के टाइम में। तो इसके बहुत से एथिकल इंप्लीकेशंस हैं, वो भी सही नहीं है। तो एंड में बस यही बोला गया कि लोगों के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, उसको इसके लिए मतलब कोविड-19 को फैलाने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बोल देना, ये देखिए सही नहीं है। क्योंकि आप समझ लीजिए जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज को टैकल करने के लिए। कहीं ना कहीं कोविड-19 को टैकल करने के लिए इंडिया तैयार ही नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही दबा कुचला था, हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ डील करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कोविड-19 के लिए तो हम तैयार ही नहीं थे, और ये कोविड-19 ने आके हमारे पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया है। समझ गए? तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। अगले वीडियो पे चलते हैं, सॉरी अगले आर्टिकल पे चलते हैं। मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो वीडियो ही निकलता है मेरे मुंह से। नेक्स्ट आर्टिकल है माधवी श्रीनिवासन जॉनसन जी ने लिखा है, इज वन लैंग्वेज इनफ। यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी मैं हल्के से बता देता हूँ आपको, इस आर्टिकल को, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये शुरुआत ये करनी है कि जब डच से, आपको पता है डच कॉलोनियल रूल था इंडोनेशिया में, मैंने आपको बताया भी था कि डच इंडिया में भी आए थे। इंडिया में डच की और अंग्रेजों की लड़ाई हुई, दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ और डच इंडिया से बाहर निकल गए और इंडोनेशिया पे जाके अपना राज करने लगे। अभी जब डच से आज़ादी मिली इंडोनेशिया को, तो इंडोनेशिया ने अपनी भाषा क्या रखी? तो मलय नाम की जो भाषा चलती है पूरे इस मलयन पेनिनसुला में, वहां पे एक भाषा थी मलय का ही एक, आप कह सकते हो ऑफशूट था, बहासा इंडोनेशिया, BAHASA इंडोनेशिया, भाषा इंडोनेशिया। ये भाषा बनी
ऑफिशियल लैंग्वेज बनी इंडोनेशिया का। ये लिंगुआ फ्रैंका बनी ट्रेड के लिए, एक्सचेंजेस के लिए। देखिए साउथ एशियन रीजन ट्रेड के मामले में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो साउथ एशियन रीजन में एक ऐसी भाषा का होना बहुत जरूरी है जो बाकी देशों में बोला हो जाती हो। तो भाई आपके इंडोनेशिया के पास जो देश है, जैसे कि मलेशिया हो गया, जैसे सिंगापुर हो गया, जैसे थाईलैंड हो गया, जैसे ब्रुनई दारुस्सलाम हो गया, जैसे फिलीपींस हो गया, वहां पे भी कुछ इससे मिलती जुलती भाषा हो ताकि लोग आपस में एक दूसरे को समझ सकें, तो जो ट्रेड एक्सचेंजेस हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, वो आराम से हो सकें। तो कहीं ना कहीं बताने की ये कोशिश की जा रही है कि इंडोनेशिया ने एक ऐसी भाषा को अडॉप्ट किया जो ज्यादातर लोग समझते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो लैंग्वेज को लेकर काफी प्रॉब्लम थी। तो एक मेजोरिटी तबका था जो बोल रहा था नहीं भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जो रीजनल लोग थे वो बोल रहे थे कि आप हिंदी को लैंग्वेज बना दोगे तो हम कैसे इन्वॉल्व होंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हिंदी के अगेंस्ट एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन आया, जिसके चलते ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास करना पड़ा। ओके, अभी के लिए आप देखो इंग्लिश और हिंदी है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन, और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है। लेकिन यहां पे मैम ये बोल रही है कि देखिए हिंदी का जो फैलाव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो फैलाव है वो तेजी से घट रहा है। जैसे कि बहुत सारे हिंदी स्पीकर्स जो कि आईटी कंपनीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में काम करते हैं टू बी प्रिसाइज, वो जो नॉर्दर्न हिंदी हर्टलैंड है वहां से छोड़ के साउदर्न इलाकों में गए, देश के और भागों में गए। अब जब वो देश के और भागों में गए तो वहां पे इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्थ का बंदा तमिलनाडु में गया तो तमिल के बंदे को नॉर्थ के बंदे से बात करने के लिए हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैम ये बोल रही है कि जो रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, मलयालम तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है, और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जो कि ठीक नहीं है। इनका ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन हैं वो कभी भी हमारी कल्चरल रूट्स को समझ ही नहीं पाएंगी, वो समझ ही नहीं पाएंगी कि उनकी एक मदर टंग थी जिसकी इतनी कल्चरली रिच हिस्ट्री थी। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे ऑथर कह रही हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट पॉइंट्स तो मुझे यहाँ से मिले नहीं, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस आर्टिकल में कुछ भी कॉन्क्रीट है नहीं। हिंदी दिवस पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो उसको भी देख लो जाके, आपको कुछ आइडिया और मिल जाएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइनली आते हैं आखिरी आर्टिकल पे, हैविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड, लीविंग नो ओल्डर वुमेन बिहाइंड, हाउ द लाइफ ऑफ द एल्डरली स्पेशली वुमेन कैन बी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। भैया कोविड 19 वन ऑफ द वैसे तो कोविड 19 के बहुत से टेरेबल एस्पेक्ट्स हैं, एक जो बहुत बड़ा टेरेबल एस्पेक्ट है वो है ओल्डर पर्सन, और ओल्डर पर्सन में भी जो सबसे बड़ा वुल्नरेबल लॉट है वो है लेडीज। आपको पता है इंडिया में जो ओल्डर एज ग्रुप है वहां पे जो औरतें हैं उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो आदमियों से ज्यादा है। तो नॉर्मल कर केसेस में देखा जाता है तो औरतें ज्यादा लंबे समय के लिए जिंदा रहती हैं और आदमी जल्दी मर जाते हैं। तो ओल्डर पॉपुलेशन में जो कि 80 साल से ऊपर के जो हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं उसमें लेडीज का मतलब वुमेन का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं, और सिर्फ हमारे नहीं, एशिया पैसिफिक में जो रूरल एरियाज हैं कंट्रीज में, वहां पे अब जो फैमिली पैटर्न है बहुत बदल रहे हैं। पहले तो एक आप कह सकते हो कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब न्यूक्लियर फैमिली के चलते हुआ क्या है कि भाई हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में शहरों में रहने लगे। तो जैसे जैसे एक लेडी, खासकर रूरल इलाकों में रहने वाली लेडी बूढ़ी होती जाती है, उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो अकेली हो जाती है, तो उसके पास जो सोशल सपोर्ट बेस बचता है वो अपने बच्चों का बचता है। अभी बच्चे अगर रूरल एरिया से छोड़ के शहरों में चले गए और वो अपनी माँ को साथ लेके नहीं गए तो वो लेडी अकेली रह जाती है विलेज में। अब एक प्रॉब्लम है उस लेडी की, इंडिया में ये प्रॉब्लम स्पेशली देखी जाती है। इंडिया में आपको पता है कि भाई चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, बहुत कम उम्र पे लड़कियों की शादी हो जाती है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, वो माँ बन जाती हैं, उनके हस्बैंड्स जो कि उनसे बहुत बड़े होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, बच्चे उनके बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं। इन लेडीज को चूंकि इनकी जल्दी शादी हो गई और जल्दी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई, इन्होंने अपना कोई वैल्यूडेशन नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की, कोई स्किल इनके पास नहीं है। तो फाइनली जब इनका बुढ़ापा पास आने लगता है, 45-50 साल की एज ग्रुप की ऊपर चली जाती हैं और गांव में अकेले होती हैं, तब तक इनके पास इनकी कोई भी फैमिली बचती नहीं है। 80 साल के ऊपर छोड़ो, 50-55 साल के बाद ही ये चीज़ दिखने लगती है। इनकी फैमिली के मेंबर नहीं रहते, हस्बैंड अगर मर गए हैं, बच्चे अगर बाहर चले गए हैं, तो ये वहां बिल्कुल अकेले रह जाती है और बिल्कुल ही वल्नरेबल लॉट को बिलोंग करती है, क्योंकि इनका ध्यान रखने के लिए फिर वहां पे कोई भी नहीं होता। तो भैया ऐसे लोगों की मदद करने की जरूरत है। तो क्या लिखा हुआ है,
If there are better policies, more resilient social systems, and gender equality, the lives of older people, especially women, can be improved significantly. बोल बच्चे बातें. This would also allow society to harness the valuable experiences of old persons as they age. अभी इंडिया जैसी कंट्री में आप वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को क्या हार्नेस करोगे, आप इनको जगह ही दे दो ढंग से रहने की, वही बहुत बड़ी बात है. तो अब ओल्ड पर्सन के लिए किया क्या गया है, तो देखिए 2002 मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए. दिस एग्रीमेंट कमेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज दैट हेल्प क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ ऑल एजेस. यानी कि 2002 मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग है, इसके प्रोविजंस को अगर प्रॉपर तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए तो भाई इंडिया में जो एल्डरली पीपल है इनके लिए कुछ भला किया जा सकता है. देखिए आपसे जब एल्डरली क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके के एग्रीमेंट्स और प्लान्स को कोट करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे. बोल बच्चन बातें तो वहां पे सब लिख रहे होंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, लेडीज को ये प्रॉब्लम हो गई, वो ऐसे वल्नरेबल है, गवर्नमेंट के लिए उनको लिए कुछ करना चाहिए, ये सब तो सभी लिखने वाले हैं अपने आंसर्स में. आपको इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को कोट करना है. जैसे यहां पे देखिए, इन एडिशन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस on population and development and the 2030 agenda for sustainable development goals underscores the basis of this approach to healthy aging. तो इन प्लान्स में भी भाई जो ओल्डर वुमेन है, जो एज लोग हैं, उनके लिए चीजें बोली गई हैं. Our mandate in United Nations Population Fund incorporates the need to enable and strengthen the self-reliance of older persons. Our मतलब India. The ICPD program of action is our foundation and our guiding principles. तो भैया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट आईसीपीडी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और उसके साथ साथ इससे पहले मैंने आपको बताया 2002 मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग. यहां पे ये जो चार मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, इनको अगर आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन्हीं वर्ड्स में जो कि यहाँ पे एडिटोरियल में लिखे हुए हैं, और अगर आप वहां पे अपने आंसर में जोड़ देते हो भैया नंबर बहुत मिल जाएंगे. यही तरीका है मेंस में नंबर लाने का. तो बस यहीं पे मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.